afternoon, sir. थे कि कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस दिन तो हम मीटिंग में अरे वहाँ को खुद ये क्या बोला जाता है, ये बोला मेरा मेल आईडी में कर दीजिए, तो कॉलेज वाले ने बोला हम उसको व्हाट्सएप किए थे, तो उसका टाइम नहीं था इसमें। लंच हो गया तुम लोग का? नो सर। क्यों? सर अभी मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा, मन नहीं कर रहा, नहीं सही है। चलो बनाया गया। दिख रहा है? दिख रहा है ना? नाइट मोड हो गया। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं? सर ब्लैक हो गया पूरा। नाइट मोड में चला गया, ब्लैक दिख रहा है आपका स्क्रीन। अच्छा, आंख में स्ट्रेस नहीं आ रहा। सही है ना, आंख पे तुम्हारा जोर नहीं पड़ेगा, मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर था क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? पहले पढ़ा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है क्या, और हार्डी क्रॉस ने 1930 में किया। ये बेसिकली इंडिटरमिनेट बीम्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर हमने जाना कि पिन जॉइंट ट्रस के लिए यूज नहीं करेंगे इसको, और जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा उसके लिए यूज नहीं करेंगे। फिर मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस देख लिया, दो टाइप्स के बेसिकली मेथड है, उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड को क्लासिफाई करा है। तो हम लोग का जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो किसके डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आता है। फिर हम लोग ने एब्सोल्यूट स्टिफनेस के बारे में पढ़ा। क्या होता है एब्सोल्यूट स्टिफनेस? मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट रोटेशन विदाउट एनी ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टिफनेस। अगर फाइंड फिक्स रहता है तो एब्सोल्यूट स्टिफनेस की वैल्यू 4EI/L होता है, और अगर फार एंड मेरा हिंज होगा तो एब्सोल्यूट स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होगी? 3EI/L, एल्स 0 होता है। हाँ, फिर जॉइंट ए किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्टिफनेस निकालनी होती है तो जो मोमेंट भी लगता है वो चारों मेंबर के साथ शेयर होता है, यस और नो? अगर यहाँ पे मैंने कोई मोमेंट लगाया तो चारों मेंबर के साथ शेयर होगा, बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देन कैरियर फैक्टर, अगर फाइंड मेरा फिक्स होता है तो कैरियर फैक्टर कितनी होती है? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा क्वेश्चन। रिलेटिव स्टिफनेस पे मैंने जाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू इट्स लेंथ इज कॉल्ड रिलेटिव स्टिफनेस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को मैंने रिलेटिव स्टिफनेस के टर्म में कन्वर्ट करा, एज पर डेफिनेशन मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। देन जो रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू थी I/L, पॉइंट फिक्स रहता है तो ये वैल्यू हिंज एंड रोलर रहता है तो 3I/4L हो जाता है। चलिए, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ा कि जो भी रिलेटिव स्टिफनेस होगी डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द रिलेटिव स्टिफनेस। नेक्स्ट है सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट अ जॉइंट। किसी भी जॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, चलो तो प्रोसीड्यूर, प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या प्रोसीड्यूर है, और प्रोसीड्यूर को ध्यान से लिख लो, बिकॉज ये सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करेंगे, कुछ अलग यूज नहीं करेंगे। तो अभी प्रोसीड्यूर लिख लो, बाकी कल हम लोग जब बैठेंगे कल से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको 3 से 4 प्रॉब्लम करवा दूंगा, रेस्ट प्रॉब्लम्स आपको मॉड्यूल पे मिल जाएगा। सॉल्व प्रॉब्लम है, आप लोग उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रोसीड्यूर।
क्यों कर रहा है ये? प्रोसीड्यूर क्या है? एज्यूम, पहले हमको क्या करना है, लिखते चलो, कलर चेंज कर देते हैं। Assume intermediate joint are fixed. Assume intermediate joint are fixed in a given indeterminate structure. In a given indeterminate structure. Indeterminate structure. Next procedure बोलता है calculate the fixed end moment. Calculate the fixed end moment. Lag कर रहा है. Calculate the fixed end moments for the given external loading. For the given external loading. Next, एक मिनट रुको, तो मुझे चेंज करने दो इसमें, तो क्यों है? ठीक है, चलो, external loading. Next, if any one of the end support, if any one of the end support, any one of the end support is hinged, or roller, hinged or roller, balance that by applying the moment with same magnitude but opposite in nature. Opposite in nature. अभी राइटिंग सही लग रही है ना? यस सर। पता नहीं, अब लाइटिंग सही होता है तो लैग बहुत ज्यादा करता है, पता नहीं क्या इसके साथ इशू होगा, और जब राइटिंग सही नहीं होती है तो लैग नहीं करता है। नेक्स्ट, अभी लिख लो ये सारी चीजें, जब अपन प्रॉब्लम करेंगे तो आपको स्टेट बाय लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, आपको याद हो जाएगा, बेसिकली इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा मैं। सो हाफ ऑफ द मोमेंट, is to be carry over to the far end, write down the modified moment moments of all the beams
of all the beams at all the joint. At all the joints. Next है distribute an unbalanced moment. ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चीज बता देता हूँ, इतना सिंप्लीफाई तरीका कोई बुक में नहीं मिलेगा. Distribute an unbalanced moment at an internal joint in proportion to their distribution, distribution factor with opposite nature. Next, carry over the moment and balanced. Carry over the moment and balanced. Next, the last step should be carry over if one of the end support is fixed one. Next, sum all the moments from modified moment rows. Next, check the every internal joint. Check the every internal joint to be balanced. तो ये स्टेप है, आपको पता होना चाहिए. ये स्टेप के बाद पढ़ लें, ज्यादा 9-10 होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप है. इस 10 स्टेप में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मतलब इसी स्टेप को फॉलो करना है और लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम पे लगाते चल जाना है. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. तो ये प्रोसीड्यूर लिखाना था मुझे, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. अभी हाईवे स्टार्ट करते हैं, जो भी हम लोग का बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लें. ठीक है? तो अभी मैं जो मटेरियल पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं हाईवे में, टेस्ट मटेरियल कहाँ तक पढ़ लिए थे? क्या क्या पढ़ लिया था हम लोग ने हाईवे मटेरियल्स में? क्या क्या पढ़ लिए थे? पता है किसी को? Sir, यस. ये करेक्शन इन लोड पेनिट्रेशन था सर, ये लास्ट टॉपिक था.
आई थिंक ग्राफ वो तो मैंने बता दिया था ना। यही लास्ट टॉपिक था। तो आज कुछ एग्रीगेट का जो टेस्ट है उसे कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में गया, हाईवे मटेरियल, ये हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज टेस्ट ऑन रोड एग्रीगेट। सो क्या क्या रोड एग्रीगेट का टेस्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। टेस्ट फॉर एग्रीगेट, टेस्ट फॉर एग्रीगेट। चलिए, जो पहला टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड, आई होप ये सब चीज आपको पता होगा, सुदीप सर ने ऑलरेडी बता रखा आप लोग को, तो मैं बस पॉइंट लिखाऊंगा, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। क्रसिंग टेस्ट क्या है बताना, व्हाट डू यू मीन बाय क्रसिंग टेस्ट, बताइए। क्रसिंग टेस्ट के बारे में आई थिंक लैब में सर बता चुके आपको, ये सर नो, क्या आप जानते हो। साइज ऑफ एग्रीगेट, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाते चलूंगा सो दैट आपको याद करने में इजी हो, और लिखना तो इजी हो ही जाएगा। सो क्रसिंग टेस्ट में जो हम लोग साइज ऑफ एग्रीगेट लेंगे, तो साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग लेंगे कितना से कितना mm होता है, 10 to 12 mm, ठीक है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट 10 से 12 mm लेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ लेयर्स जो हम लोग फिल करेंगे, जो नंबर ऑफ लेयर्स होंगे ये होगा 3। जो रेट ऑफ लोडिंग होगी, जो रेट ऑफ लोडिंग हम लोग डालते हैं, ये डालते हैं हम लोग 4 टन पर मिनट अप टू 10 मिनट, अप टू 10 मिनट। नेक्स्ट है सीप साइज, कितना यूज करते हैं इसमें हम लोग, सीप साइज कितना यूज करते हैं, बोलो। मटेरियल में मैंने बता रखी है, सीप साइज में जो लोग यूज करते हैं 2.36 mm, ठीक है। ये प्रोसेस है, लिखा देता हूँ फिर मैं समझा दूंगा, समझाने के लिए तो कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी। सो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू W2 बाई W1 इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगी, ठीक है। वेयर W2 is equal to weight of aggregate passing through sieve number 2.36 है, ये हो गया। W1 क्या है, एक मिनट थोड़ा सा रुको, W2 क्या है, टोटल वेट, लिखो। लिख लिए, W2 is equal to total weight। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉर सरफेस कोर्स
एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 30, ये पूछेगा एग्जाम में आपसे, है ना। अब कितने टाइप के लेयर होते हैं ये चीज तो आपको पता है, मैंने बता रखा पिछले क्लास में, ये सुनो। बेस कोर्स, बेस कोर्स में आपका आ जाता है वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड और बिटुमिनस, ये सब सारे चीज आपको पता है, होना चाहिए। सो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्रसिंग टेस्ट है क्या। सो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। क्रसिंग इंस्ट्रूमेंट में दिखा देता हूँ मैं। चलो हम लोग का सीटीएम देखे हो ना आप लोग कॉलेज में, सीटीएम आप लोग ने देख रखी है। यस सर। तो ये आपका क्रसिंग टेस्टिंग मशीन सीटीएम तो देखे हो, मैं बस दिखा रहा हूँ सैंपल कैसा होता है। सैंपल सैंपल मैं दिखा देता हूँ एक बार स्टूडेंट क्लियर। इस टाइप का मॉल्ट रहेगा आपके पास, लैब में भी है ये, अगर आप आओगे तो करोगे। ये आपका क्रसिंग apparatus है जो मॉल्ट है, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रोसीड्यूर ऊपर से लोड टेस्ट लगाते हैं और कितना कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद इसमें क्या जो भी ये आप पास करवाओगे एग्रीगेट से, एग्रीगेट का साइज कितना है, कितने mm सिर्फ से पास करवानी है, कितना mm सिर्फ से पास करवाना है, 2.36 mm सिर्फ से, 2.36 mm। ठीक है। तो ये सैंपल आपको दिखाना था, सैंपल दिखा दिया। और इंस्ट्रूमेंट यही सीटीएम हम लोग कॉलेज में है इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, मशीन के बारे में तो चलो आइडिया हो गया। अब बात डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा क्रसिंग टेस्ट क्या है। सो इसमें जो क्रसिंग टेस्ट में जो हम लोग एग्रीगेट का साइज लेते हैं, कितना लेते हैं, 10 से 12 mm का मुझे एग्रीगेट का साइज लेना है। फिर जो आपको मैंने मॉल्ट दिखाया, उस मॉल्ट में 3 लेयर में हमको एग्रीगेट को फिल करना है। कितने लेयर में फिल करना है, 3 लेयर में। और जो रेट ऑफ लोडिंग देंगे हम लोग कितना देंगे, 4 टन पर मिनट। कितने मिनट तक देना है, जो रेट ऑफ लोडिंग हम देंगे 10 मिनट तक लोडिंग देना है। सीप की साइज, जिस पर्टिकुलर सीप से ये जो 10 एग्रीगेट हम लोग साइज लेंगे 10 से 12 mm का, उसे सीप करना है कितने से, 2.36 mm से। कब करना है, जब क्रसिंग हो गई होगी तो एग्रीगेट की साइज 10 से 12 mm लेना है, 3 लेयर में उसे मॉल्ड में डाल के कंपैक्ट कर देनी है। जो रेट ऑफ लोडिंग है 4 टन पर मिनट, आपको 10 मिनट तक देना है। फिर उस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में डालना है। इंस्ट्रूमेंट में डालने के बाद फिर W2 आपका क्या होगा, अगर आपने लोडिंग लगाया है उस सैंपल में तो क्या होगा, ड्यू टू लोडिंग क्रश होगा कुछ पोर्शन, यस और नो, उसका कुछ पोर्शन एग्रीगेट का क्रश हो जाएगा। तो क्रश होने के बाद आप क्या करोगे, जो भी एग्रीगेट लिए जो क्रश हुआ उस टोटल सैंपल को आप सीप करोगे। कौन सा सीप से, 2.36 mm सीप से सीप करोगे। सीप करने के बाद ये जो W2 है ना, वही है कि जो भी वेट आप लिए हो, W2 जो है टोटल वेट, एक मिनट, ये W1 है ना, W1 होगा। यस W1। सो W1 आपका टोटल वेट हो गया। और W2 आपने जो क्रशिंग के बाद जब 2.36 mm सीप से आप जब सीव किए तो वो जो वैल्यू आएगा आपको क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। क्लियर है। और इस दोनों का रेशियो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको बोल देते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एसीबी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर सरफेस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है।
फॉर सरफेस कोर्स के लिए जो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू है कितना 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो नॉट बी ग्रेटर देन 30। और बेस कोर्स के लिए 1000 to 100 होगा सर। क्या 1000 की 100 होगा या परसेंटेज है तो 100 होगा, ठीक है। सो एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए, इसको ध्यान में रखना है। ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इजी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बाकी अगर नोट्स के बारे में पूछेगा तो उसको लिखना अलग बात है, बट ये पूछेगा आपसे एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू सरफेस कोर्स के लिए कितना होता है, बेस कोर्स के लिए कितना होता है। तो सरफेस कोर्स के लिए कितना होता है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बेस कोर्स के लिए 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। yes, चलिए नेक्स्ट टेस्ट है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, आज मेरी राइटिंग लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि आज मैं लिख रहा हूं, नहीं यस सर। लेकिन लैग करता है, दिक्कत यही है। चलो इम्पैक्ट टेस्ट क्या है, एक बार इंस्ट्रूमेंट पर लिखा देता हूँ, फिर इंस्ट्रूमेंट दिखा के फिर समझा दूंगा, है ना। सो इम्पैक्ट टेस्ट लिख लो पहले। इट इज यूज्ड to measure टफनेस और हार्डनेस। मैं ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मटेरियल्स में। टफनेस और हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, टफनेस एंड हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे जो साइज ऑफ एग्रीगेट लेंगे, लैब करते होगा ना, ये लैब तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, ये सब लैब तो हो गया ना ये लगता, यस सर। तो आइडिया होना चाहिए। 10 to 12 mm। नेक्स्ट साइज ऑफ एग्रीगेट हो गया। नेक्स्ट वेट ऑफ हैमर, weight of hammer, weight of hammer is 13.5 to 14 kg में से वैरी करता है, 14 kg। हाइट ऑफ फॉल जो यहाँ पे देंगे हम लोग, हाइट ऑफ फॉल जो हम लोग देंगे दैट इज 38 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्लोज 15। टोटल इंपैक्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी, कंपैक्शन स्टार्ट हुआ आज आप लोग का, आज कंपैक्शन स्टार्ट हो गया ना। yes sir, टोटल इंपैक्ट एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी बताओ तो। टोटल इंपैक्ट एनर्जी कितना केजी का वेट है 13.5, कितना हाइट से गिरा रहा है 38 सेंटीमीटर हाइट से, और नंबर ऑफ ब्लोस कितना दे रहा है 15, दैट इज यूनिट केजी सेंटीमीटर। जो टोटल इंपैक्ट एनर्जी आ जाएगी, पूछ देता है ये वाला नंबर कभी कभी 7695 केजी पर सेंटीमीटर, तो इसको एक बार ध्यान देना बस, सेमेस्टर में नहीं तो कंपटीशन में पूछ लेगा। 7695 केजी सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इंपैक्ट वैल्यू, सो aggregate impact value, this is equal to W2 by W1 into 100। ये भी आपकी परसेंटेज में आएगी, इन परसेंटेज, जहां पे आपका W2 क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू weight of aggregate
weight of aggregate passing through 2.36 mm sieve and W1 क्या है? W1 क्या है? टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। नाउ जो मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में इधर से ही आएगा, वीवीआई में पहले ही कर दिया। फॉर सरफेस कोर्स के लिए, फॉर सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। बेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35। ये बिटुमिनस मैकेडम के लिए, एंड एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। इट इज फॉर वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड के लिए। अब ये मत पूछना कि सर WM क्या है, WBM क्या है, नहीं पूछोगे ना। अरे WBM तो पता है ना, बिटुमिनस मैकेडम एंड वाटर बॉन्ड मैकेडम, स्टार्टिंग में ही बता रखा हूँ। यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये मत पूछना। नाउ अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट टेस्ट को। पहले मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, आई थिंक ये सारी चीज लैब में परफॉर्म हो चुकी है। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन गया, एग्रीगेट किया, चलो देखो, नया लैपटॉप लेना पड़ेगा फिर लगता है। दिखा दिखा ना? बेटर होगा मैं यहाँ पे फिगर भी ऐड कर दूं क्या? यही है इम्पैक्ट भी, किधर गया? मैं इसको ऐड कर देता हूँ वहां पे, सो दैट जब मैं इसे डाल दूंगा तो इंसर्ट करा, चलो तो फिगर मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, सही जा रहा है ना? ठीक है ना? तो ये आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन हो गई। सर्कुलर बेस प्लेट है, सिलिंड्रिकल स्टील है। अब ये देख लेना अपना, ऑलरेडी ये सब सारा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो। तो क्या बोल रहा है कि इट इज यूज्ड टू मेजर द टफनेस एंड हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट। तो इसे टफनेस और हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। साइज ऑफ एग्रीगेट इसमें कितना लेते हैं? 10 to 12 mm, एज जो पहले क्रशिंग में ले रहे थे हम लोग। फिर जो वेट ऑफ हैमर है कितना होता है? 13.5 to 14 kg है। भाई इसमें हैमर कौन सा है? ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाली पोर्शन, यस सर, दिस इज हैमर। ठीक है, और इसका हाइट कितना है? हाइट इधर देखो दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, है ना? तो 38 सेंटीमीटर की हाइट दी हुई है। तो भी यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ ब्लोज कितना डालना है? तो 15 टाइम्स डालना है। तो टोटल इंपैक्ट एनर्जी मैंने निकाल दिया, दैट इज अराउंड 7695 kg सेंटीमीटर। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, जितना टोटल मैंने वेट लिया था आफ्टर इंपैक्टिंग, जो भी एग्रीगेट क्रश हुआ उसका वैल्यू किसको? 2.36 mm से पास करवा देना है। पास करवाने के बाद जो वैल्यू होगा उसे नोट कर लेना है। दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू आ जाएगी।
सो फॉर सरफेस कोर्स के लिए गेट क्रसिंग वैल्यू की वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बेस कोर्स के लिए 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये बिटुमिनस मैकाडम के लिए और वाटर मैकाडम के लिए 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो ये था बाकी क्लास, बाकी टेस्ट, बाकी नेक्स्ट टेस्ट हम लोग एवरेशन टेस्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी किसी को डाउट है या तो फिर कुछ पूछो। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अब ये सब सारा चीज आई थिंक मैं बता चुका हूं मटेरियल वाले में, थर्ड सेमेस्टर में। याद है किसी को क्या? किसी को याद है क्या? एग्रीगेट की टेस्टिंग में बता रहा था, वहां पे एवरेशन टेस्ट बताया था, फ्लैटनेस टेस्ट बताया था, इलोंगेशन टेस्ट बताया था। याद है कुछ? नहीं याद है? अरे बोलो। चलो, कौन कौन है क्लास में? हरीश, यस सर। तुम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। भूल गए? यस सर। एवरेशन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे मैं बताना एक दो, एक तो लॉस एंजल्स एवरेशन टेस्ट होता है, डॉरी टेस्ट होता है, कुछ याद आया? यस सर। लॉस एंजलिस एवरेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ड्रम में फिगर दिखा देता हूँ, एवरेशन टेस्टिंग मशीन लिख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, एवरेशन टेस्टिंग मशीन। चलो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। ये चीज आपने लैब में भी देख रखी होगा, आई थिंक सर ने करके भी बताया होगा आप लोग को, है ना? यस सर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका एवरेशन टेस्टिंग मशीन है, लॉस एंजल्स एवरेशन टेस्टिंग मशीन है। इसको हम लोग 33 रेट पर मिनट से कितना रिवोल्यूशन डालते हैं इसमें, कितना रिवोल्यूशन डालते हैं? 500 रिवोल्यूशन डालेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, स्टील बॉल होता है, तो स्टील बॉल और एग्रीगेट को इसमें डालेंगे। तो स्टील बॉल और एग्रीगेट के बीच में होता है एब्रेशन। क्या होता है? स्टील बॉल और एग्रीगेट के बीच में क्या होता है? एब्रेशन होता है, तो उसे तो एब्रेशन बोल देते हैं। और जब स्टील इसके आपका इसके अंदर में आपका एग्रीगेट होता है, तो एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी तो टक्कर होती है, ये सुन लो, इसके बीच में एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में भी टक्कर होती है। तो उसके बीच में जब टक्कर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टील बॉल और एग्रीगेट में जब टक्कर हो रहा है तो उसको तो एब्रेशन बोल रहे हैं। लेकिन जब आपका एग्रीगेट और एग्रीगेट में टक्कर हो रही है और उसकी वजह से टूट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? उसको आइट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आइट्रेशन। तो आपका एब्रेशन टेस्टिंग मशीन में दो, एक तो एब्रेशन होता है और एक आइट्रेशन भी होता है। तो ये है आपका लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। अब जो भी इसमें जो क्रस्ट होगा उसको आप सीव कर दोगे, उसको W1 ले लेना, यहाँ पे जो सीव लेंगे 1.7 mm का सीव लेंगे, 1.7 mm सीव करवा के W2 by W1 कर देंगे, एब्रेशन वैल्यू की टेस्टिंग आ जाएगी। क्लियर है? इसे नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। फिर उसके बाद बचेगा हम लोग का फ्लैकीनेस साउंडनेस टेस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में एग्रीगेट की टेस्टिंग में कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम लोग बिटुमेन की टेस्टिंग के ऊपर चले जाएंगे। और YouTube पे भी फॉलो कर सकते हो, YouTube पे सारा ऑलरेडी लेक्चर्स पहले से पढ़ा हुआ है, मैंने शेयर भी करी है ना फाइल आप लोग के साथ में। यस सर। तो आप वहां से भी पढ़ के नोट्स बना सकते हो, मुझे तो क्लास में पढ़ाना है ही, बट आप वहां से भी पढ़ सकते हो सारी चीज वहां पे, इवन हाईवे मेंटेनेंस वगैरह सब उसमें ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है, 1 घंटे का लेक्चर, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना? चलिए, और कोई डाउट है किसी के पास तो पूछो। डाउट है किसी के पास? बोलो। नहीं? नो सर। नो सर। चलो तो फिर